गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज फिर से मेरे पास साइंस का एग्ज़ाम पेपर है जो 2 मार्च 2024 को हुआ था। क्यूपी कोड 3143 सेट नंबर 3 सेक्शन ई, जो कि जिसमें केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस आते हैं, हम आज उसको सॉल्व करेंगे। पहले कुछ बात मैं क्लियर कर दे रहा हूँ कि सेक्शन ई में जहाँ क्वेश्चंस आते हैं केस स्टडी वाले, उसमें सारे क्वेश्चंस इस बार सेम आए हैं। सारे क्वेश्चन सेम है, बस उनके ऑर्डर आगे पीछे है। ठीक है, तो पूरा मैच कर लीजिएगा। 3 क्वेश्चंस हैं। एक फिजिक्स का है जो कि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से है, एक केमिस्ट्री का है जो कि मेटल से नॉन मेटल से है, और एक बायोलॉजी का है जो कि लाइफ प्रोसेसेस से एक्सक्रीशन वाले पार्ट से उठाया गया है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखिए, पहला आपसे इसमें पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड सी, और टोटल करंट कितना होगा बैटरी से जब पूरी सर्किट को क्लोज कर दिया जाए। और आपसे पूछा है कि ये 16 ओम का जो रजिस्टर है और 8 ओम का जो रजिस्टर है, इन दोनों में आपको पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिलेगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए, पहला वाला पार्ट था कि आपको ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस निकालना था नेट। तो ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस क्या है, तीनों सीरीज में है, तो सिंपली हम ऐड कर देंगे। सो 4 + 6 + 16 दैट इज 26 ओम विल बी योर आंसर। सेकंड पार्ट, हमें बी और सी के बीच में, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में अगर हमें रेजिस्टेंस निकालना था तो कैसे निकालेंगे। दोनों पैरेलली कनेक्टेड है, तो वी विल अप्लाई 1/r इज इक्वल्स टू 1/r1 + 1/r2 दैट इज 1/8 + 1/8। सो दोनों का एलसीएम लेके हमने सॉल्व करा, दैट आंसर इज 4 ओम। ठीक है, नेक्स्ट हमसे पूछा था कि कैलकुलेट द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी व्हेन द की इज क्लोज। जब की क्लोज कर दिया जाए, यानी कि सर्किट को क्लोज कर दिया जाए, तो बताओ कितनी अमाउंट ऑफ करंट आपकी फ्लो होगी। तो सबसे पहले हम नेट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। इस पूरे का नेट रेजिस्टेंस अभी हमने निकाला था, दैट इज 26 ओम, और इन दोनों का हमने निकाला था, दैट इज 4 ओम। तो हम सिंपली दोनों को ऐड कर देंगे क्योंकि दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। तो योर आंसर विल बी 30 ओम। फिर हम ओम्स लॉ लगाएंगे, वी इज इक्वल्स टू आई आर। सो यहाँ से आई हो जाएगा हमारा V/R। हम पोटेंशियल डिफरेंस हमें दे रखा है क्योंकि 6 वोल्ट की बैटरी है, तो 6/30 दैट इज 1/5 दैट इज 0.2 एम्पियर विल बी योर टोटल अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग इन द होल सर्किट व्हेन द सर्किट इज क्लोज्ड। नेक्स्ट पार्ट आई थिंक हमने सब बच्चों ने यहीं तक कर लिया होगा। आई थिंक ये 4 मार्क्स का हो गया, लेकिन इसी की में एक और ऑप्शन था, क्वेश्चन था, वो क्या था देखते हैं। वो क्वेश्चन था कि इन द अबव सर्किट द 16 ओम रजिस्टर और द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू रजिस्टर्स 8 ओम, विच वन ऑफ टू विल हैव मोर पोटेंशियल डिफरेंस, जस्टिफाई योर आंसर। तो 16 ओम वाले में और 8 ओम वाले में किस में ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। तो ध्यान से देखते हैं। V/IR लगाया हमने, V/IR लगाया है, तो आई जो करंट होगा आपको पता होना चाहिए। सीरीज में क्या सेम होता है, करंट सेम होता है, और पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, आप जानते हैं। तो ये सीरीज में है सारे, तो इन तीनों को करंट क्या मिल रही होगी, सेम मिल रही होगी। तो 16 ओम वाले को करंट कितनी मिल रही होगी, 0.2 एम्पियर ही मिल रही होगी, जो अभी हमने निकाली है, इंटू 16 यानी कि रेजिस्टेंस। तो 3.2 वोल्ट आ गया आंसर। अब अगला केस देखते हैं हम। यहाँ से 0.2 एम्पियर करंट आ रही है, ये भी 8 ओम का रजिस्टर है, ये भी 8 ओम का रजिस्टर है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा V/IR के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर भी 0.1 एम्पियर जाएगी और यहाँ पर भी 0.1 एम्पियर जाएगी, क्योंकि दोनों के पास सेम रेजिस्टेंस है, तो सेम करंट जाएगी दोनों के पास। ठीक है, दोनों के पास सेम करंट जाएगी, 0.1 तो यहाँ से हम V/IR करेंगे तो 0.8 वोल्ट आ गया। क्या आ गया आंसर, 0.8 वोल्ट। यानी कि एक जो रजिस्टर है आपका, उसको 0.8 वोल्ट आपकी वोल्टेज, सो 0.8 वोल्ट मिल रही है आपकी। तो ज़्यादा किसको मिल रही है, ज़्यादा मिल रही है आपकी 16 ओम वाले को। तो लिख देना है आपको, हेंस पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज अक्रॉस 16 ओम रजिस्टर्स इज मोर। 16 ओम रजिस्टर के अक्रॉस क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस से वोल्टेज ज़्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन केमिस्ट्री का है कि 3 हम पे मेटल सैंपल्स हैं, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और आयरन के, जो कि हमने सैंड पेपर से रब करे, और उसके बाद में हमने उसको डिफरेंट टेस्ट ट्यूब में डाल दिया, जिसमें हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से उसकी रिएक्शन करवा रहे हैं। तो आपसे पूछा है कि थर्मोमीटर और थर्मोमीटर, यानी कि टेम्परेचर नापने के लिए थर्मोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, उसको भी हमने डिप करा सॉल्यूशन में, ताकि हमें पता चले कितना सॉल्यूशन बन रहा है। आगे क्या बोला है, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल्स आर ऑब्जर्व्ड। हमें रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल्स कितना तेज बनते हैं, उसका हमने रेट भी ऑब्जर्व करा। अब बताओ, हमसे पूछ रखा है कुछ चीज़ें, हम देखते हैं हम क्या क्या चीज़ें पूछिए, देखते हैं चलिए। और यही एक्टिविटी हमने डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ भी करी है। पहले हमने डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराई तीनों की, फिर हमने रिएक्शन करवाई डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ में। चलिए देखते हैं क्या पूछा है। व्हेन एक्टिविटी वाज डन विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट ट्यूब्स वाज द, ठीक है, समझ गया मैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि जब हमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्शन कराई गई, तो बताइए कौन सी टेस्ट ट्यूब में रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल सबसे ज्यादा था और टेम्परेचर सबसे ज्यादा किस में हुआ। ठीक है, तो आंसर देखिए जरा, आंसर मैं आपको दिखा, आंसर देखिए। सबसे पहले रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल्स, सबसे ज्यादा तेज बबल्स किस में बनेंगे, मैग्नीशियम में,
फिर एल्यूमिनियम में, फिर Zn में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, टेस्ट ट्यूब ए। मान लो मैंने टेस्ट ट्यूब ए बना है, उसे बनाकर आप देख लेना, बना देना, आप वहाँ पे बनाया होगा तो आपने और इजी रहेगा कि इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें है। तो मैग्नीशियम सबसे पहले क्या होगा, फास्टेस्ट रिएक्शन रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल्स दिखाएगा, क्योंकि बहुत ईजी है, रिएक्टिविटी सीरीज आपको बताइए, मैग्नीशियम ऊपर होता है। आगे बढ़ता हूं मैं। विच मेटल डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अगला पार्ट ये था इसका। तो इसका आंसर होगा, वैसे जनरली कॉपर और मरकरी जो होते हैं वो कुछ मेटल्स होते हैं ऐसे जो कि क्या बोलते हैं, रिएक्ट नहीं करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन को देखा जाए तो यहाँ पर 3 ही दे रखे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग मेरे हिसाब से माना जाए तो एल्यूमिनियम होगा इसका आंसर। क्यों, क्योंकि एल्यूमिनियम मैंने लिखा भी जस्टिफाई योर आंसर, तो बिकॉज एल्यूमिनियम क्रिएट्स अ लेयर ऑफ ऑक्साइड्स ओवर इटसेल्फ, उसके ऊपर तुरंत वो अपने ऊपर ऑक्साइड की लेयर बना लेता है Al2O3 की, इस वजह से रिएक्ट नहीं करेगा, ऐसा मैं मानता हूं। नेक्स्ट पार्ट, why hydrogen gas does not evolve when a metal reacts with dilute nitric acid, name the ultimate products formed in the reaction। देखिए आप जानते हैं कि जब भी हम मेटल और एसिड की रिएक्शन कराते हैं तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस जो कि प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की, वो रिलीज होती है, और हाइड्रोजन गैस को हम पॉप साउंड से चेक करते हैं। बट डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड एक ऐसा एसिड होता है जो रिएक्ट नहीं कर पाता है मेटल्स के साथ में, मींस रिएक्ट करता है बट रिएक्ट करने के बाद हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं कर पाता है। क्यों, तो एक लाइन में इसका आंसर लिखना था, एनसीईआरटी की लाइन उठ के रही है एकदम सेम, कि जो HNO3 होता है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह करता है, किसकी तरह, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। इसका मतलब वो जो H2 गैस होती है, मेटल्स होते हैं जो H2 गैस होती है, उसको ऑक्सीडाइज करके H2O में कन्वर्ट कर देता है, पानी बाहर निकाल देता है, और अपने को खुद रिड्यूस कर देता है, रिड्यूस करके अपने नाइट्रोजन के डिफरेंट ऑक्साइड्स बना लेता है, जैसे कि NO, NO2 और N2। एनसीईआरटी की लाइन उठ के आई है, सेम एनसीईआरटी की लाइन उठ के आ गई है। लेकिन कुछ मेटल्स ऐसे भी होते हैं जैसे मैग्नीशियम और Mn, यानी कि मैंगनीज और मैग्नीशियम, ये दोनों के दोनों HNO3 के साथ यानी कि नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करते हैं और H2 गैस भी बाहर निकाल देते हैं। अगला पार्ट था इसका और में, नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स इज डिसाइडेड, हैव you have two metals X and Y, how would you decide that which is more reactive than other। तो वो रिएक्शन होती है आपकी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जांपल मैंने आपको दे दिया, X प्लस YSO4 कोई सल्फेट का सॉल्ट है, ये हमने रिएक्टिविटी करा के X प्लस YSO4 प्लस XSO4 प्लस Y कर दिया हमने। इसका मतलब यहां पर जो X है वो ज्यादा रिएक्टिव है Y से, तभी वो Y से क्या करा, उसके सॉल्ट को डिस्प्लेस कर पाया। किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज के आधार पे हम डिसाइड कर पाते हैं, और मैंने आपको समझा के बना दिया कि कोई भी रैंडम A, B, X और Y, नीचे जाने पर रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है, तो जो ऊपर है वो X है और नीचे है Y है, इसीलिए ऐसा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो बायोलॉजी का था। बायोलॉजी का बहुत इजी क्वेश्चन आया था ये, कि आपसे बड़ी बड़ी लाइन लिख रखी थी, अभी हम पढ़ते नहीं है, सिंपल पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, नेम द आर्टरी दैट ब्रिंग्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द किडनी। तो जो आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है वो रीनल आर्टरी होती है। कौन सी आर्टरी होती है, मैं बहुत बार क्लास में बता चुका था, रीनल आर्टरी होती है वो। आगे, नेम द क्लस्टर द थिन वॉल्ड ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट इन द वुमेन्स कैप्सूल। मैंने बताया था गुच्छा, यानी कि बंच, गुच्छा, ब्लड कैपिलरीज का गुच्छा आएगा सवाल में, मैंने पेपर में आपसे कहा था, दैट इज ग्लोमेरुलस। क्या होगा वो, ग्लोमेरुलस होगा। देखिए मैंने लिखा है पूरा इसमें, ग्लोमेरुलस, रीनल आर्टरी, ग्लोमेरुलस। नेक्स्ट पार्ट था, इन ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम नेम द ऑर्गन विच स्टोर्स यूरिन, इज दिस ऑर्गन अंडर हार्मोनल कंट्रोल और नर्वस कंट्रोल। तो यूरिनरी ब्लैडर वो ऑर्गन होता है जिसके अंदर स्ट्रेस रिसेप्टर्स भी प्रेजेंट होते हैं, ट्रांजिशनल एपिथेलियम होती है, यूरिनरी ब्लैडर ही होता है जिसमें यूरिन स्टोर होती है, यूरिनरी ब्लैडर होता है, इसमें यूरिन स्टोर होती है। और ये नर्वस कंट्रोल यानी कि डायरेक्टली कंट्रोल ऑफ CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और स्पाइनल कॉर्ड होती है, इन दोनों के कंट्रोल, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इनके कंट्रोल में चलता है, हार्मोनल कंट्रोल इसके लिए नहीं होता है। आगे, लिस्ट 2 मेजर स्टेप्स इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन एंड स्टेट इन ब्रीफ देयर फंक्शंस। तो वैसे होते 3 हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हो गया, रीअब्जॉर्प्शन हो गया और ट्यूबुलर सेक्रेशन हो गया। लेकिन अभी हमसे 2 ही पूछे तो हमने 2 ही लिखे हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन और रीअब्जॉर्प्शन। तो हमने दोनों के बारे में एक फंक्शन, दोनों के बारे में एक छोटी छोटी लाइनें लिख दी हैं कि बड़े बड़े जो प्लाज्मा के प्रोटीन्स होते हैं वो ब्लड में रह जाते हैं, वो नहीं जा पाते, पास आउट नहीं हो पाते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में। और फिल्ट्रेट जो होता है यानी कि जो छना हुआ चीज होता है वो ब्लड के साथ चले जाता है, जैसे कि यूरिया, ग्लूकोज, अमीनो एसिड और सॉल्ट्स। ठीक है। रीअब्जॉर्प्शन की बात करें तो रीअब्जॉर्प्शन जो होता है आपका, उसमें इसेंशियल न्यूट्रिएंट जैसे कि जो हमारी बॉडी को बहुत चाहिए होते हैं, बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड्स हो गए, और छोटे छोटे जो प्रोटीन होते हैं वो कंप्लीटली रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, 100% रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है इनका ट्यूब्यूल में। और ट्यूब्यूल क्या होता है आप लोग पढ़े होंगे बड़ी क्लास में जाके, अभी छोटी क्लास में तो आपके लिए ट्यूब्यूल ही इस्तेमाल हो रहा है, वरना वैसे पीसीटी, हेनले लूप और डीसीटी ये सब आ जाते हैं ट्यूब्यूल में। आगे पढ़ेंगे हम नेक्स्ट पार्ट जो इसमें और में था सेकंड में, इन विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन डज द सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस, लिस्ट द फैक्टर्स विच द अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्जॉर्ब्ड डिपेंड्स ऑन। ठीक है, तो ट्यूब्यूल जो होता है इसका आंसर है, ट्यूब्यूल में सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है, लेकिन अगर किसी को और अगर जानकारी है तो वो लिख सकता है पीसीटी, हेनलेज लूप और डीसीटी। ठीक है, पीसीटी प्रोक्साइमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डीसीटी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रोक्साइमल यानी कि पहले आने वाला, डिस्टल यानी कि बाद में आने वाला।
तो आगे देखते हैं आप क्या पूछा है कि लिस्ट द फैक्टर्स विच द अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्सॉर्ब्ड डिपेंड्स अपॉन। किन दो फैक्टर्स के ऊपर अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्सॉर्प्शन डिपेंड करता है। तो दो जो फैक्टर हैं बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे हार्मोनल फैक्टर्स भी होते हैं, एडीएच जो होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, वो भी हो सकता है। बट सिंपली दो फैक्टर कौन कौन से हो गए क्लास 10th के अकॉर्डिंग, क्वांटिटी ऑफ एक्सेस वाटर, ज्यादा से ज्यादा पानी आपकी बॉडी में कितना है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, एंड क्वांटिटी ऑफ डिजॉल्व वेस्ट, कितना गंदगी आपके ब्लड में घुली हुई है जो कि बाहर फेंकी जानी चाहिए, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।